So, friends, in this case, the case name is J.M. Mukashi versus Commissioner of Income Tax. The fact of the case is that बेसिकली पहले ये मैं आपको डिफाइन कर दूं कि ये जो केस है ये भी सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पे डिपेंडेंट है। तो केस के जो फैक्ट्स हैं ये हैं कि जो असेसी है वो एक डॉक्टर है और उसकी जो वाइफ है वो उनके क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट कम अकाउंटेंट का वर्क करती है एंड उसकी वाइफ की जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री है। अब ड्यूरिंग द असेसमेंट ऑफ द डॉक्टर हस्बैंड द वाइफ इनकम ऑफ द वाइफ ऑल्सो क्लब्ड विद हिज इनकम। तो जो कि उसकी वाइफ है रिसेप्शनिस्ट कम अकाउंटेंट के तौर पे उसको सैलरी मिलती है, उस सैलरी को भी इनकम टैक्स ऑफिसर ने उसमें क्लब कर दिया है। तो इशू क्या है, वेदर इनकम टैक्स appellant tribunal has rightly held the income of assessee's wife is included in the income of assessee under section 64 subsection 1 subclause 2 of income tax act 1961। क्या जो ट्रिब्यूनल ने जो रिसेप्शनिस्ट कम अकाउंटेंट वाइफ है उसकी जो सैलरी है डॉक्टर की क्लिनिक में वो क्लब कर दी डॉक्टर के साथ, ये इज दिस डिसीजन जस्टिफाइड? तो बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन इसमें आता है कि कोर्ट बोलता है कि पहले पिटिशनर की कंटेंशन ये थी, आई विल जस्ट इलैबोरेट अकॉर्डिंग टू द कंटेंशन एंड द रिप्लाई ऑफ द कोर्ट। देन द कंसर्न मेंशन इन द सेक्शन, जो पिटिशनर की कंटेंशन थी कि ये जो कंसर्न है 64 सेक्शन 1 सब क्लॉज 2 में कि कंसर्न होना चाहिए, तो डॉक्टर का क्लिनिक जो है वो बिजनेस में या डज नॉट इंक्लूड इनटू एनी काइंड ऑफ बिजनेस। तो ये कह रहा है कि जो कंसर्न की जो डेफिनेशन है वो बिजनेस होता है और बिजनेस में डॉक्टर्स क्लिनिक नहीं आता है। तो कोर्ट ने इसका रिप्लाई ये दिया है कि बोथ प्रोफेशनल एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू द प्रीव्यू ऑफ द definition of concern in section 64 subsection 1 सब क्लॉज 2। फर्स्ट कंटेंशन का आंसर दे दिया है। सेकंड कंडीशनर जो पिटिशनर की थी वो ये थी कि टू गेट अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न द assessee should have 20% of sharing voting power and 20% of profit in or 20% प्रॉफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में या तो 20% का प्रॉफिट एसएससी का हो या फिर उसको शेयर और इक्विटी इतनी 20% हो कि उसकी इतनी वोटिंग पावर हो। तो इन द प्रीवियस ईयर, जो कि प्रीवियस ईयर में होना चाहिए जिसमें असेसमेंट हो रहा है, द कंडीशन दैट इज़ नीडेड फॉर द सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न। ये कंडीशन है ना, हमने सेक्शन 64 के मीनिंग में हमने जब सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज 2 पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को डिफाइन करके बताया गया था कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को हमने कंडीशन को पढ़ा हुआ है जिसमें हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 20% की लिमिट है उसके ऊपर, और वो अगर उससे लेस देन उसकी शेयरिंग हो या फिर लेस देन 20% प्रॉफिट हो तो वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं कहलाया जाएगा एसएससी का। तो कहता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि डॉक्टर्स क्लिनिक है इसमें तो डॉक्टर का जो जो कि एक एसएससी है वो उसका 100% वो उसी का पूरा क्लिनिक है, ना तो उसका कोई शेयर है बल्कि 100% शेयर है, 100% वो ही बिजनेस का ऑनर है। तो कहता है कि इट्स नॉट ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बिकॉज उसमें तो 20% बोला गया है। सेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि 20% का शेयरिंग या 20% का इक्विटी शेयर्स होना चाहिए। तो कोर्ट ने इसका आंसर ये दिया कि इट्स ए काइंड ऑफ इरेलीवेंट कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर कि 100% है तो एसएससी का कोई कंसर्न में शेयरिंग नहीं है, रादर दिस डेफिनेशन इज लाइक मिनिमम 20% होना चाहिए, मैक्सिमम तो 100% तक भी जा सकता है। तो हम इसको रीड कर लेते हैं। इट सीम्स क्वाइट इरेलीवेंट व्हेन 20% इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट
and maximum can go up to 100%. So we can say assessee is having substantial interest in the concern from which spouse is getting the income. तो जिससे उसकी वाइफ को इनकम हो रही थी, सैलरी मिल रही थी, उस कंसर्न में उसके हस्बैंड का जो डॉक्टर है उसका 100% ऑनर है, वो 100% मालिक है, 100% उसी को प्रॉफिट हो रहा है। तो 20% की शेयर या फिर 20% का शेयर, इक्विटी शेयर या फिर 20% प्रॉफिट की जो कंडीशन है उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, जब 100% वो उसका प्रॉफिट गेनर भी है, प्रॉफिट ऑनर भी है, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर भी है कम्प्लीटली। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट, तो कोर्ट ने कहा कि येस डॉक्टर हैज़ अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंसर्न। इन दिस केस द कोर्ट हेल्ड दैट द डिसीजन ऑफ भट्टा कल्याणी वाज इररिलेवेंट। तो भट्टा कल्याणी का जो डिसीजन था उस जिसके अंदर ये बोला था कि देर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन और अ डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और अ बॉडी, just having an experience in technical knowledge and profession is sufficient, and the salary what the person spouse is getting is solely uh, uh, on the basis of that professional and technical knowledge, that is sufficient. So the court here called this definition irrelevant and directed that and says that कोर्ट ने बोला कि जो प्रोवाइजो है इनके दो फर्स्ट पार्ट और जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देर इज़ अ नीड ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एंड इन द सेकंड पार्ट देर इज़ अ condition that in which it was said कि if spouse is getting salary on the basis of technical professional experience, not qualification, experience, but the salary should be solely attributable to that। एट्रीब्यूटेबल टू डैट मतलब सोली उसके कारण से ही उसको सैलरी मिल रही है, उसके टेक्निकल और नॉलेज और प्रोफेशन की वजह से। तो सेकंड प्रोवाइजो, सेकंड जो पार्ट है प्रोवाइजो का, कोर्ट कहता है कि वी डोंट, इट शुड नॉट बी सीन अल्टरनेटिवली, बट इट शुड बी सीन विद, इट शुड बी सीन लाइक दैट कि दोनों प्रोवाइजो की दोनों कंडीशन को फुलफिल होना चाहिए। और जो फर्स्ट पार्ट में ये बोला गया ना क्वालिफिकेशन नीडेड, तो यस इसमें डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, कोर्ट ने ये बोला है। और बट्टा कल्याणी में ये बोला गया था कि देर इज़ नो नीड ऑफ डिग्री और डिप्लोमा, बस इतना ही काफ़ी है कि उसको एक्सपीरियंस है, टेक्निकल या नॉलेज और एक्सपीरियंस है, और जो सैलरी मिल रही है वो उस टेक्निकल और नॉलेज के एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही मिल रही हो। तो ये जो डेफिनेशन थी इस केस में जो है इसको कोर्ट ने बट्टा कल्याणी में जो डेफिनेशन दी गई थी प्रोवाइजो की उसको इररिलेवेंट करते हुए ये बोला कि क्वालिफिकेशन में यस देर इज़ अ नीड ऑफ डिग्री एंड डिप्लोमा। तो अब बोल रहे हैं कि इट्स गेटिंग इनकम बिकॉज ऑफ दैट प्रोफेशनल नॉलेज और लॉ, बट विदाउट डिग्री ऑन द बेसिस इज इररेलेवेंट। तो जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं कि सपोज करिए कि कोई पर्सन है, उसको कोई लीगल क्वालिफिकेशन की डिग्री नहीं है, लॉ की डिग्री नहीं है, बट ही इज़ एम्प्लॉयड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल सम नॉलेज ऑफ लॉ, एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन सम काइंड ऑफ लॉ फील्ड। तो उसको इस बेसिस पे कोई नौकरी मिल जाती है और उस जॉब पे वो उसको सैलरी भी मिल रही है, और वो उसी के सोली बिकॉज ऑफ दैट नॉलेज एंड लीगल नॉलेज की वजह से मिल रही है। तो दैट डजेंट मीन्स हियर इन दिस whether it is it's fulfilling the needs of proviso to get the benefit that कि अब इनकम क्लब होगी या नहीं होगी, नो। क्योंकि लीगल नॉलेज, लीगल जॉब के लिए आपको एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लीगल डिग्री होना चाहिए, और उसके बाद आप उसके ऊपर जॉब करोगे, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉफुल, अदरवाइज इट वुड बी अ अनलॉफुल एक्ट। तो अब इससे हम ये समझते हैं कि प्रोवाइजो में जो ये दिया गया है कि क्वालिफिकेशन होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस और टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे ही वो जॉब होनी चाहिए, तो देन देन द स्पाउस इनकम वुड नॉट बी क्लब विद द एसएससीज इनकम। तो हियर इन दिस केस द कोर्ट सेड दैट कि वाइफ जो है उसको सिर्फ एक बैचलर की डिग्री है, उसको अकाउंटेंसी में जो है
कोई भी डिग्री नहीं है, अकाउंटेंट कोर्स भी उसने नहीं किया हुआ है। जो जो वर्क वो वाइफ कर रही है वहाँ पे अकाउंटेंट का, उसकी कोई वैलिड डिग्री उसके पास नहीं है। अम, तो वो जो वर्क है इज जस्ट अ जेस्चर, एक जेस्चर है, अकॉर्डिंग टू विच ही इज गेटिंग salary, is not due to his qualification, technical qualification, and neither on the basis of its technical experience and knowledge. तो प्रोवाइजो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि वाइफ की जो इनकम है, द ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है, इट वाज राइट दैट वाइफ की जो इनकम है वो क्लब की जानी चाहिए अंडर सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज 2। तो प्रोवाइजो का डेफिनेशन यहाँ पे दे दिया है कि दोनों पार्ट्स को अल्टरनेटिवली ना देखते हुए इनको कंबाइंडली देखना पड़ेगा। और फर्स्ट पार्ट में यस देर इज़ अ नीड ऑफ क्वालिफिकेशन, वैलिड डिग्री, एंड सेकंड पार्ट should not be seen separately as it was seen in the Batta Kalyani. So, and the main thing is that in the second part, the salary, both the parts of the proviso should be fulfilled together, not alternatively. So this, and next time we will discuss more other section depending on the uh, clubbing of income and some cases also. Thank you.